हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास परमाणु की संरचना वाला चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। जिसमें परमाणु में आवेशित कण वे कण जिन पर कोई विद्युत आवेश होता है आवेशित कण कहलाते हैं। या तो उस पर धन आवेश हो या ऋण आवेश हो तो वो क्या कहलाएंगे? आपके आवेशित कण कहलाएंगे। कैथोड किरणें क्या हैं? जे थॉमसन ने 1897 में एक कांच की विसर्जन नली ली जिसमें गैस को अत्यंत कम दाब पर भरकर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की, जिसमें ऋण इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड से किरणें उत्सर्जित होती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं, जिन्हें कैथोड किरणें कहते हैं। इन पर क्या रहता है? ऋण आवेश रहता है। इन पर ऋण आवेश होता है। इस तरह इलेक्ट्रॉन की खोज हुई। तो ये ऋण आवेशित जो होते हैं कण वो क्या कहलाए? आपके इलेक्ट्रॉन कहलाए। इस तरह से कैथोड किरणों का पता चला विसर्जन नली में, जो कि जे थॉमसन ने इसका प्रयोग किया था। और इसमें जो आवेशित ऋण आवेशित कण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, इसकी खोज हुई। धन किरणें यानी कैनाल किरणें या एनोड किरणें। गोल्डस्टीन आया 1886 में, उसने प्रयोग किया। उसने एक विसर्जन नली ली जैसे जे थॉमसन ने ली थी, इसी तरह से इसमें मगर उसने क्या किया? छिद्रयुक्त कैथोड प्रयुक्त किया। यानी 2 कैथोड हो गए, एक छिद्रयुक्त हो गया। प्रयुक्त करके गैसों में अत्यंत कम दाब पर उच्च वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कैथोड के पीछे दीप्ति उत्पन्न होती है। इसे धन किरणें कहते हैं यानी इन्हें क्या कहते हैं? कैनाल किरणें कहा जाता है। इस पर क्या रहता है? धन आवेशित होता है। ये धन आवेश रहता है। 1897 में विल्हेम वीन ने कैनाल किरणों का अध्ययन करके बताया ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी हैं, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। इस तरह से प्रोटॉन की खोज हुई जो धनावेशित होती है। धनावेश जैसे कि ये छिद्रित कैथोड लगा दिया, इसमें से क्या हुआ कि जो कैथोड किरणें निकली और इसमें से जो धन आवेशित जो किरणें थी वो इसमें से पार होकर कैथोड की ओर चली गई। तो ये आपका था प्रोटॉन की खोज। इस तरीके से प्रोटॉन की खोज हुई। इसके बाद हम मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं कि परमाणु मॉडल्स कौन कौन से आए। सबसे पहले थॉमसन ने परमाणु मॉडल दिया, फिर रदरफोर्ड आया, उसने परमाणु मॉडल दिया, और उसके बाद बोर का परमाणु मॉडल आया। सबसे पहले हम थॉमसन का परमाणु मॉडल पढ़ते हैं। 1904 में प्रथम परमाणु मॉडल दिया गया। थॉमसन के अनुसार परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है वो समान रूप से होते हैं और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार धसे होते हैं जैसे तरबूज में काले बीज। इसे तरबूज मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। ये प्लम पुडिंग मॉडल क्या? प्लम जो है वो एक फल होता है और पुडिंग एक डिश होती है। उसमें प्लम जो है नामक फल जो है वो इस पुडिंग पर लगे रहते हैं जैसे तरबूज पर काले बीज लगे रहते हैं। तो ये इसलिए प्लम पुडिंग मॉडल कहलाता था। हम आप भारतीय हैं तो भारतीय लैंग्वेज में हम देखें तो इसे हम तरबूज मॉडल भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा धन आवेशित भाग होता है और इस पर ये जो कण होते हैं ये आपके ये कण ये ऋणावेशित होते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसके बाद रदरफोर्ड आया। इसमें भी कुछ कमियां लगी थॉमसन मॉडल में और उसने आगे आकर बताया कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सन 1919 में सोने की बारीक पन्नी ली जिस पर अल्फा कणों की उसने बौछार की, जिसमें कुछ किरणें तो आर पार निकल गईं, कुछ तिरछी हो गईं, कुछ वापस लौट आईं। इस प्रयोग के बाद रदरफोर्ड ने अपनी अवधारणाएं देकर परमाणु मॉडल दिया जिसमें ये क्या था? नंबर 1, परमाणु अति सूक्ष्म गोलाकार विद्युत उदासीन कण है।
परमाणु का केंद्र धनावेशित होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। इसमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं। चूंकि परमाणु विद्युत उदासीन होता है, अतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इस प्रकार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। नाभिक का आकार जो है वह परमाणु के आकार की तुलना में बहुत कम होता है। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻12 सेमी और परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻8 सेमी होती है। इसमें देखिए क्या किया उसने, सोने की पन्नी ली, उस पर अल्फा कणों की बौछार करी। बौछार करने पर कुछ किरणें तो उसकी वापस निकल गई इसमें से, और कुछ इससे टकरा कर तिरछी हो गई और कुछ वापस लौट आई। तो इस तरीके से रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट करके निष्कर्ष निकाला और अवधारणाएं अपनी दी, जिसमें नाभिक की खोज हुई। पहले हमें नाभिक के बारे में नहीं मालूम था। बोर का परमाणु मॉडल आया। अब इसने रदरफोर्ड की जो परमाणु मॉडल दिया उसकी कमियों को दूर करने की कोशिश करी और उसको अपनी अवधारणाओं से समझाया। नील्स बोर ने 1913 में मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया और निम्न अवधारणाएं दी। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन लगातार बिना ऊर्जा नष्ट किए अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। इन्हें ऊर्जा स्तर कहते हैं, जो KLMN अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि ये बीच में नाभिक हो गया, ये फिर K हो गई, फिर L हो गई, फिर M हो गई, एक N हो गई, इस तरीके से रहती हैं। नंबर 2, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूम सकते हैं जिनमें कोणीय संवेग का मान h/2 पाई का पूर्ण गुणक होगा। जिसका मान इतना होगा वो ही उसमें चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसकी कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करती है। त्रिज्या जितनी अधिक होगी ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी, यानी कि दूर जो कक्ष है उसमें ऊर्जा स्तर का मान अधिक होगा बनिस्बत इसके जो अंदर कक्ष है उसमें ऊर्जा का मान कम होगा, इसमें ऊर्जा का मान अधिक होगा। इसीलिए उसने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से उच्च ऊर्जा वाली कक्षा में स्थानांतरित होता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है, यानी कि वो अवशोषित करता है। यदि अपनी कक्षा से निम्न ऊर्जा स्तर में कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, यानी कि जब ज़्यादा से वो कम में एंट्री करेगा तो क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा, यानी कि वो निष्कासित की जाएगी। और जब वो अंदर से बाहर की कक्ष में आएगा तो वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। अब इसमें भी कमियां थी। ये मॉडल एक इलेक्ट्रॉन से अधिक वाले परमाणुओं या आयनों के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाता था। ये मॉडल हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की सूक्ष्म संरचना की भी व्याख्या नहीं कर पाया। ये जीमान प्रभाव और स्टार प्रभाव की व्याख्या नहीं कर पाया। इस तरीके से इसमें ये कमियां रही। इलेक्ट्रॉन का विन्यास के बारे में देखते हैं। तत्व के परमाणु की विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाती है। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का निर्धारण बोर-बरी के नियमानुसार होता है। ये नियम निम्न प्रकार है। जैसे कोश है ये हमारे KLMN, कोश की क्रम संख्या लिख लेंगे 1 2 3 4। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स की अधिकतम संख्या हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 2n², यानी कि 2 2 2 2 2 ये कॉमन रहेगा और इसमें n = हो जाएगा कोश की क्रम की संख्या, यानी n बराबर 1 इसका आ गया, इसका 2 आ गया, इसका 3 आ गया, इसका 4 आ गया। ठीक, इसका फिर स्क्वायर लेते जाते हैं और 2 8 18 32 ये हमारे अंक आते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या जो है वो इतनी होगी। यानी कि पहले कक्ष में
2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन अधिकतम होंगे और 18 इलेक्ट्रॉन अधिकतम m कक्ष में, फिर n कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से पहले कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, द्वितीय में 8, 18, 32 ये अनुपात रहता है। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन इन कक्षों में समाहित नहीं हो सकते। इसके बाद पढ़ते हैं हम संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, जिसे हम अष्टक नियम भी कहते हैं। 1916 में कौशल तथा लुईस ने प्रतिपादित किया एवं लैंगम्यूर ने 1919 में पूर्ण किया। ये सिद्धांत जो है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों पर आधारित है, इसलिए इसे संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत कहते हैं। इसकी अवधारणाएं निम्न है। नंबर 1, किसी भी तत्व की संयोजन क्षमता अर्थात संयोजकता। अब ये संयोजकता क्या होती है? तत्वों की परस्पर बंधने की क्षमता, यानी एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता, जुड़ने की क्षमता उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। दूसरा था, जिन तत्वों के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है, वे इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान या साझा करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने की कोशिश करते हैं। यही अष्टक नियम कहलाता है। तो ये अष्टक नियम था। इसके बाद हम पढ़ते हैं परमाणु क्रमांक क्या है। किसी तत्व के नाभिक में उपस्थित कुल प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहलाती है। किसकी संख्या? कुल प्रोटॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी दोनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। परमाणिक स्पीशीज के बारे में देखें तो ये समस्थानिक, समभारिक और सब न्यूट्रॉनिक होती हैं। पहला समस्थानिक, समान परमाणु संख्या तथा भिन्न द्रव्यमान संख्या के परमाणुओं को समस्थानिक कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन में देखें, अगर हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, 1 1 1, मगर द्रव्यमान संख्या बदल गई 1 2 3, तो इनके नाम भी बदल जाएंगे। तो ये इसके समस्थानिक कहलाएं कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। इसी तरह के समभारिक देखें तो इसमें क्या होता है, वे तत्व जिसकी द्रव्यमान संख्याएं समान किंतु परमाणु संख्याएं भिन्न होती हैं, समभारिक कहलाते हैं। यानी कि ऊपर का जो द्रव्यमान संख्या है वो सब समान है, जैसे आर्गन की 40, पोटेशियम की 40, कैल्शियम की 40, मगर इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, 18, 19, 20। तो ये आपके समभारिक कहलाएंगे। अब है सम न्यूट्रॉनिक, वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु संख्या दोनों भिन्न होते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल है जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इसकी आप देखिए 6, 7, 8 परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या 14, 15, 16। अब इसमें कैसे निकालेंगे? ये बिल्कुल अलग अलग है मगर इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम रहेगी। जब हम इसमें माइनस करेंगे, न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु संख्या, जब माइनस करेंगे तो तीनों की कितनी आएगी? 8, 8, 8। तो ये हमारी सम न्यूट्रॉनिक स्पीशीज़ है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान रहती है। ओके, बाय।